जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों कि हम सब क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को हम सब पढ़ रहे हैं। हम सब ने पढ़ रहे हैं क्या, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था को हम सब पढ़ रहे हैं। और हमने अपने पिछले वीडियो में संविधान के जो सोर्स हैं यानी भारतीय संविधान जो हमारा बना है, किस देश से क्या क्या प्रावधान लिया गया है, हमने वहां तक की चीज़ों को पढ़ लिया है। जो बच्चे नियमित क्लास को देख रहे होंगे उनको पता होगा दोस्तों कि हमने कहाँ तक की चीज़ों को कवर कर लिया है। तो जो संविधान का जो सोर्स है, किन देशों से कहाँ कहाँ से लिया गया है, हमने वहाँ तक की चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया। जो बच्चे नए होंगे वो क्या करेंगे दोस्तों कि वो प्लेलिस्ट में जाके इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट बनी है भारतीय राज्य व्यवस्था की, आप पहले क्रम से यानी एक सीक्वेंस से वीडियो को देखने की कोशिश करें। क्योंकि आप जानते हैं कि आप जब सीक्वेंस से चीज़ों को देखेंगे तभी आप इन चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर वीडियो को छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे, इंटरलिंक ही नहीं कर पाएंगे, कोरिलेट ही नहीं कर पाएंगे। है क्योंकि हर एक चीज़ का पढ़ने का एक तरीका होता है दोस्तों। पहले अगर हम सिस्टमेटिक चीज़ों को पढ़ेंगे तभी वो हमारे दिमाग में फीड होती रहती है और हमें रिवीजन करने में, हर एक चीज़ करने में आसानी होती है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि हमारा ये जो लेक्चर है, हमारा जो वीडियो इंडियन पॉलिटी का यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का, यह लगभग हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, जिसको बोला जाता है आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इसकी वैकेंसी भी बहुत बड़ी मात्रा में आने वाली दोस्तों। या आप वनडे के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, हर एक एग्जाम जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये हर एक उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाभदायक लेक्चर है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हमसे एग्जाम में क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। तो आप सभी दोस्त बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। और आपने देखा कि हमने पिछले वीडियो में संविधान का सोर्स हमने पढ़ लिया था कि यूएसए से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है। हमने यहाँ तक की चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम दोस्तों देखते हैं यहाँ जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि दी गई है, देखिए ये जो फैक्ट दिया गया है, हम देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है या क्या पूछा जाता है आपसे। आप इसको भी देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो पहला फैक्ट दिया गया है वह क्या है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसको देख लीजिए। देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया तक की चीज़ों को पढ़ लिया था, मतलब हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि मतलब किस देश से क्या क्या प्रावधान लिया गया है, लगभग हमने हर एक मुद्दे को पढ़ लिया है। और आपसे एग्जाम में उम्मीद है दोस्तों कि अगर आप सही से इसको पढ़ेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। अब हम देखते हैं दोस्तों जो पहला फैक्ट दिया गया है वो क्या है। देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, संविधान है। अगर पूछा जाए कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है यानी जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया, संसद को दिया गया या संविधान को दिया गया। तो आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया, संविधान को दिया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया है। हमारे देश में जो कुछ भी सिस्टम चल रहा है वो किसके अनुसार चल रहा है, संविधान के ही अनुसार चल रहा है। राष्ट्रपति की भी नियुक्ति वहीं से होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी वहीं से होती है, और जो कुछ नियम कानून बनते हैं सब संविधान में चीज़ें दी गई है सब। यानी एक तरह से आप जाने संविधान क्या है, सबसे बड़ी कानून की पुस्तक है। मतलब इस देश का जो कुछ शासन व्यवस्था चल रहा है वह संविधान से ही चल रहा है। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है दोस्तों, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, संविधान है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे देश का संविधान है वही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दोस्तों सर्वोच्च स्थान रखता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध लिया गया है वह कहां से लिया गया है। तो देखिए जर्मनी का जो वाइमर संविधान है वहां से लिया गया है। देखिए जर्मनी का जो संविधान है उसको बोला जाता है वाइमर संविधान, उसका नाम ही है वाइमर संविधान। वहां से दोस्तों हमने क्या लिया, आपात उपबंध को लिया। जो इमरजेंसी से संबंधित जो पावर है दोस्तों हमने कहां से लिया है, जर्मनी के संविधान से। तो अगर आपसे पूछा जाए ये इमरजेंसी वाली जो पावर ली गई है वह कहां से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अभी आप आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे भी कि किस किस अनुच्छेद के तहत कौन कौन से तरह की आपातकालीन शक्तियां लगती है, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप अपने यहाँ याद रखिए कि जो आपात उपबंध है यानी जो इमरजेंसी से संबंधित जो पावर है दोस्तों वह कहां से लिया गया है, तो वह जो जर्मनी का वाइमर संविधान है वहां से लिया गया है आपातकालीन शक्तियों के संबंधित जो उपबंध है। अब हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध कहां से लिया गया है, तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। यानी राष्ट्रपति के विचार के लिए जो राज्यपाल जो विधेयक लाते हैं, आप जानते हैं जो विधेयक आता है
कुछ विधेयकों को क्या होता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल जो गवर्नर होता है वह रिजर्व करके रख लेता है। और इस तरह का जो बंद कहाँ से लिया गया है दोस्तों, यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। आप जानते हैं कि जो विधेयक होते हैं, अभी आप आगे ये भी पढ़ने वाले हैं कि राज्यपाल विधेयक के लिए किस तरह की शक्ति राज्यपाल को मिली है, कि मतलब वह विधेयक को वापस कर सकता है, विधेयक को रोक सकता है। कुछ मामलों में क्या करता है दोस्तों, राज्यपाल जो है विधेयक को रिजर्व करके रख लेता है, यानी गवर्नर जो होता है अपने पास विधेयक को क्या कह के रख लेता है कि अभी इस पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, यानी राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको रिजर्व करके रख लेता है। तो इस तरह का जो प्रावधान लिया गया है दोस्तों, यह कहां से लिया गया है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। आप इसको याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहां का है, तो वह है यूएसए। यूएसए के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, अमेरिका की बात हो रही है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका को ही दोस्तों क्या बोला जाता है, यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका का जो नाम है दोस्तों क्या है, यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगर पूछा जाए विश्व का जो प्रथम लिखित संविधान है वह कहाँ का है, तो वह यूएसए का ही है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा विश्व का जो प्रथम लिखित संविधान है वह यूएसए का है, यानी कहाँ का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो आप ये जो फैक्ट दिया गया है दोस्तों, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है। अब आपने देख लिया दोस्तों कि जो संविधान के जो सोर्स थे, आपने लगभग सारे हर एक प्रावधान को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है कि कहाँ कहाँ से किस प्रावधान को लिया गया है। जरूरत है दोस्तों आपको रिवाइज करने की, तो आप इसको समय समय पर रिवीजन करते रहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों उद्देशिका यानी प्रस्तावना को। आप जानते हैं उद्देशिका को दोस्तों क्या बोला जाता है, प्रियम्बल बोला जाता है। तो यहाँ जो उद्देशिका दिया है दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रियम्बल बोला जाता है, यानी प्रस्तावना। अब हम दोस्तों यही पढ़ने वाले हैं, उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उद्देशिका में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यही पढ़ लेते हैं कि उद्देशिका को आप सबसे पहले पढ़ लीजिए कि उद्देशिका है क्या, यानी अगर आप इसको जब पढ़ लेंगे तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए जो दोस्तों, जो हमारा उद्देशिका, जब आप पॉलिटी की कोई भी बुक उठाएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की, आप या एनसीईआरटी उठा लीजिए किसी सब्जेक्ट की, तो एनसीईआरटी पे लगभग दोस्तों उद्देशिका यानी प्रियम्बल छपा होता है। आप एनसीईआरटी जब उठाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी उठा लीजिए, तो वहां पर आपको उद्देशिका यानी प्रस्तावना देखने को मिल जाएगा। आप चाहे इसको गूगल करके देख सकते हैं, अगर आपके पास भारतीय राज्य व्यवस्था की कोई बुक है तो आप वहां भी देख लेंगे कि आप उसको एक दो बार पढ़िए कि आपके उसमें शब्द क्या लिखे गए हैं। तो देखिए वो जो उद्देशिका है दोस्तों, जो प्रियम्बल है, अगर उसको देखें तो पहले आप ये देख लीजिए। देखिए एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं कि उद्देशिका में है क्या, यानी प्रियम्बल में क्या चीजें हैं। तो देखिए लिखा होता है दोस्तों वहां पर कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, आप इसको ध्यान से दोस्तों हर एक शब्द को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, आप इस तरह से चीजों को दोस्तों पढ़ेंगे, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, जो प्रस्तावना लिखा है दोस्तों ऐसे सेम आपको एज इट इज छपा मिल जाएगा, आप एनसीईआरटी की कोई बुक उठाएंगे तो, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों आप उद्देशिका पढ़ने से पहले प्रियम्बल को आप जब देखेंगे, आप पॉलिटी जब शुरू करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, तो पहले पेज पे ही आपको दोस्तों छपा मिल जाएगा प्रियम्बल जो हमारा है, जो हमारा प्रस्तावना है आपको मिल जाएगा। तो आप इसको 2 से 3 बार दोस्तों पढ़ लेंगे और हर एक शब्द पे गौर करेंगे, क्योंकि कम से कम इसी से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। और आप पूछेंगे कि सर हमको तो पता ही नहीं था, तो आप याद रखिएगा दोस्तों जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका, इससे हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधे शब्द ही उठा के दे दिया जाता है। तो आप एक एक शब्द यहाँ पर एक एक अक्षर इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। उद्देशिका जो प्रस्तावना है, आप इसको अपने दीवार पे या सामने चिपका लेंगे, इसको बार बार पढ़ते रहेंगे, हर एक शब्द को आप रट लेंगे, क्योंकि इससे सीधे सीधे क्वेश्चन हो आता है एग्जाम में और आपसे गलती हो जाती है। सोचिए आपको जहां से नंबर सीधे मिलने वाला है, अगर आप उन क्वेश्चनों में गलती करेंगे तो आप हमेशा ही पीछे होते जाएंगे। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, उद्देशिका को अच्छे से
देख लेंगे और समझ लेंगे। आप जानते हैं दोस्तों कि आप कोई भी हो, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जानते हैं ना कि आपके लिए मैं हर एक वीडियो में, हर एक लेक्चर में आपसे बोलता हूं कि आप रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, इन दोनों को कभी मत छोड़िएगा, इस पे हमेशा जोर देते रहिएगा अगर आप एटलीस्ट सेलेक्ट होना चाहते हैं तो। अगर आपका उद्देश्य है किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होना, आपका जो भी उद्देश्य हो, आपका जो भी टारगेट हो, आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, तो आप उस एग्जाम का क्या करिएगा दोस्तों, सिलेबस पहले देख लीजिए कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन, उसका सिलेबस क्या है, मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है, उसकी विषय सूची क्या है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, बैक ईयर क्वेश्चन पेपर उसका रख लेंगे आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि सिलेबस आपको बताता है कि आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है, और बैक ईयर क्वेश्चन पेपर यह बताता है कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और रिवीजन दोस्तों आप तो जानते हैं कि आप कितना भी पढ़ लें, अगर सही समय पे आप रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप सब कुछ भूल जाएंगे, वहाँ से आपको कुछ रिकॉल ही नहीं होगा, फिर आप सोचेंगे कि हमने पढ़ा था, हमको आता भी था, फिर भी गलती हो गई। और प्रैक्टिस दोस्त हमारी यही गलती को बताती रहती है। जब हम चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहते हैं, टेस्ट लगाते रहते हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहते हैं, तो हमारी इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को जो टेस्ट पेपर है वह बताता रहता है कि हमसे कहाँ पर गलती हुई है। अब दोस्तों आपने देखा कि हमने उद्देशिका को पढ़ लिया कि उद्देशिका में क्या क्या शब्द लिखा गया है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब आप इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्जाम में। आप कोई भी बैक ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, अब देखिए तो उद्देशिका का ये जो प्रस्ताव था, यानी ये जो प्रियम्बल बना है, यही इसका जो प्रस्ताव था, इसको देखिए दोस्तों प्रस्तुत किसने किया था, प्रस्तुतकर्ता कौन था, और इसको अंगीकार किया गया। तो देखिए उद्देशिका के प्रस्तुतकर्ता कौन थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी थे। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। इसको अंगीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, इसको किसने प्रस्तुत किया था, यानी इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो करने वाले दोस्त कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको क्या किया था दोस्तों, प्रस्तुत किया था, यानी इंट्रोड्यूस किया था। और कब किया था, डेट भी आपसे पूछा गया दोस्तों। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946, यानी 1946 में इसको दोस्तों इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और आप ये डेट और भी याद रखिएगा कब, 13 दिसंबर 1946। तो आप ये गलती ना करेंगे क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन चुका है। 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब इसको अंगीकार कब किया गया था, मतलब इसको अपनाया कब गया था, तो 22 जनवरी 1947 को, यानी 1947 में। तो आप ये दो डेट दोस्तों उद्देशिका से जरूर याद रखिएगा, एक 1946, एक 1947। तो 1946 में दोस्तों 13 दिसंबर को, आप ये भूलिएगा मत, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था दोस्तों, इसी उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसको दोस्तों अंगीकार कब किया गया था, अपनाया कब गया था, तो 22 जनवरी 1947 को दोस्तों इस उद्देशिका का जो प्रस्ताव था इसको अंगीकार किया गया था। ये सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं और कई बार रिपीट रूप में क्वेश्चन पूछे जाए गए हैं, फिर भी आपसे गलती हो जाती क्योंकि आप इन सबसे छोटे चीज़ों पे को ध्यान नहीं देखते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों कि क्या क्या पूछा गया है। अब हम देखते हैं दोस्तों और क्या क्वेश्चन बनता है, जो हमारा उद्देशिका है यानी जो हमारा प्रस्तावना है उससे और क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए उद्देशिका की जो विषय वस्तु यानी इसमें मूल तत्व क्या है, आप जानते हैं ना, जो कोई भी अगर टॉपिक हो तो उसमें कुछ मूल शब्द होते हैं, कुछ मूल तत्व होते हैं। तो ये जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का जो चार्ट है उसमें मूल शब्द क्या है दोस्तों, मूल तत्व क्या है, तो आप इसको ऐसे देखिए। तो देखिए उसमें है क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि एक सीधे सीधे शब्द दे दिया जाता है आपसे एग्जाम में कि क्या यह शब्द प्रस्तावना में शामिल है, और इसका क्रम भी दे दिया जाता है। आप बैक ईयर पेपर एक बार चेक करिएगा दोस्तों, ऐसे ही सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मूल तत्व क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर आप ध्यान रखिएगा दोस्तों समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका ऐसे क्रम भी पूछ लिया जाता है कि इसको यहां दे देगा, इसको यहां दे देगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा क्या यह क्रम सही है, या इसको कह देता है कि आप इसमें से वो क्रम बना के ही दे देगा, तो दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आप याद रखिएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, आपने अभी पीछे पढ़ा ना दोस्तों, आप इस क्रम को दोस्तों याद रखिएगा, क्रम ही आपसे पूछ लिया गया। देखिए यहां दिया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये क्रम पूछ लिया गया। तो आप इसको भी याद रखिएगा और शब्द को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और आप गलती कर जाएंगे, तो आप इसको रट लीजिएगा। देखिए
अब आपने इसको देख लिया। अब देखिए उद्देशिका में दोस्तों समानता की बात की गई है, समता की बात की है, दो तरह की समता की बात की गई है। तो देखिए एक होता है प्रतिष्ठा की, दूसरा अवसर की। तो अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि उद्देशिका में कितने तरह की समता की बात की है, यहाँ समता का मतलब होता है दोस्तों समानता। समानता मतलब इक्वालिटी। आप याद रखिएगा यहाँ दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये समता क्या है। तो समता का मतलब ही होता है दोस्तों समानता, और समानता का मतलब होता है दोस्तों इक्वालिटी है, मतलब बराबरी का अधिकार। तो कितने तरह के समता की बात की गई दोस्तों? दो तरह के समता की बात की गई हमारे प्रेम्बल में। वो दो तरह की समता क्या है दोस्तों, समानता क्या है? एक है प्रतिष्ठा की, दूसरा अवसर की। क्योंकि अभी आपने पढ़ा है दोस्तों, देखिए यहां पर दिया भी है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों कि उद्देशिका में दो तरह के समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। अब देखिए दोस्तों उद्देशिका में न्याय कितने तरह की बात की गई? तो तीन तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि उद्देशिका में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो तीन तरह के न्याय की बात की गई है। वो तीन तरह का न्याय क्या है दोस्तों? एक है सामाजिक न्याय, एक है आर्थिक न्याय और एक है राजनीतिक न्याय। आप जब ओरिजिनल प्रेम्बल देखेंगे तो आप देखिए उसमें लिखा भी है, यहां पर दिया है दोस्तों कि तीन तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों कि उद्देशिका में कितने तरह के न्याय की बात की गई है? तो तीन तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। के क्वेश्चन सीधे सीधे से पूछ लिया जाता है और आपसे गलती हो जाती है। अब देखिए दोस्तों उद्देशिका में स्वतंत्रता कितने तरह की बात की गई? तो पांच तरह के स्वतंत्रता की बात की गई। जो हमारी उद्देशिका है उसके पांच तरह के स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमारा संविधान का जो प्रेम्बल है उसमें कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो पांच तरह के स्वतंत्रता की बात की गई। उन पांच तरह के स्वतंत्रता में क्या था दोस्तों? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। आप यहां देख लीजिए दोस्तों कितने तरह के स्वतंत्रता की बात की गई? पांच तरह की। यहां देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों कि कितने तरह के स्वतंत्रता की बात की गई? तो पांच तरह के, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की। ये दोस्तों आपसे उद्देशिका यानी प्रेम्बल से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जब आप एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों या आप टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि इस तरह के ही सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उद्देशिका में कितने तरह की समानता की बात की गई है, कितने तरह के स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने तरह के न्याय की बात की गई है, और इस जो शब्द है मूल तत्व का इनका क्रम ही पूछ लिया गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। आपको हर एक लाइन, हर एक शब्द याद होना चाहिए उद्देशिका का, अगर आप एग्जाम में सवाल में गलती नहीं करना चाहते हैं तो। अब हम देखते हैं दोस्तों कि उद्देशिका यानी प्रेम्बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और दिया गया है, उससे क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, आप उसको भी देख लीजिए। तो देखिए यहां और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या दिया है, देखिए उद्देशिका में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा किन किन शब्दों को शामिल किया गया। आप जानते हैं कि एक बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, यानी प्रेम्बल में क्या संशोधन किया जा सकता है? तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जो हमारा प्रेम्बल है यानी हमारा जो प्रस्तावना है, क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है? तो देखिए उसमें एक संशोधन दोस्तों कब हुआ था? 1976 में जो संशोधन हुआ था, इसको बोला जाता है 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ देखिए दोस्तों दिया गया है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1976 में जो हुआ था, यानी 1976 में जो हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत उद्देशिका में दोस्तों तीन शब्द को शामिल किया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो अगर आप दोस्तों पूछा जाए कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत उद्देशिका में कितने शब्दों को शामिल किया गया, तो तीन शब्दों को शामिल किया गया, एक समाजवादी, दूसरा अखंडता, तीसरा पंथ निरपेक्ष। तो आप एक गलती मत करिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत उद्देशिका में किन किन शब्दों को शामिल किया गया। तो 42वां संशोधन कब होता है? 1976 में होता है, यह भी पूछा गया है। शब्द कौन कौन से शामिल किए गए थे? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। तो आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों जो उद्देशिका है, उद्देशिका पर सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ डिसीजन आया था उसको भी देख लीजिए कि इसको संविधान का भाग कब माना गया या संविधान का भाग है कि नहीं। तो आप देख लीजिए बेरूबारू विवाद जो हुआ था इसमें क्या हुआ था, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया।
तो यानी जो बेरूबारी केस हुआ था, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बेरूबारी केस में उद्देशिका यानी प्रेमबल को संविधान का भाग माना गया, तो नहीं, बेरूबारी केस में दोस्तों उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया था, यानी अस्वीकार कर दिया था। अब देखिए इसके बाद और जो केस होता है दोस्तों, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या हुआ था, इसकी धारणा प्रस्तुत की गई थी, मतलब यह धारणा प्रस्तुत की गई थी कि उद्देशिका को संविधान का भाग माना जाए। तो आप याद रखिए दोस्तों, यानी इसमें स्वीकार किया गया था कि उद्देशिका क्या है, संविधान का भाग है, लेकिन इसमें धारणा प्रस्तुत की गई थी। केवल जो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद हुआ था, इसमें यह विचार प्रस्तुत किया गया था कि उद्देशिका को संविधान का भाग माना जाए। सबसे महत्वपूर्ण जो केस हुआ था दोस्तों, उसको आप याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। यह कब हुआ था दोस्तों, 1973 में हुआ था। 1973 में जो हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। आप इसको रट लीजिएगा दोस्तों। इसी में क्या किया गया, उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि क्या उद्देशिका यानी जो हमारा प्रेम्बल है या क्या संविधान का भाग है, तो हाँ, उद्देशिका जो है, जो प्रेम्बल हमारा जो है, जो प्रस्तावना जो है दोस्तों, वह क्या है, संविधान का भाग है। और कौन से केस में इसको दोस्तों माना गया, तो जो केशवानंद भारती केस, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, उद्देशिका को यानी प्रेम्बल को क्या किया गया, संविधान का भाग स्वीकार किया गया। तो आप इस फैक्ट को दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि किस केस में, यानी किस केस में उद्देशिका को यानी प्रेम्बल को संविधान का भाग माना गया। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद कब, 1973 यानी 1973 में। अब हम देखते हैं दोस्तों, उद्देशिका यानी प्रेम्बल से संबंधित कुछ और फैक्ट दिया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए, संविधान की आत्मा अगर पूछा जाए क्या है, तो है दोस्तों उद्देशिका है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसको बोला गया है, तो बोला जाता है उद्देशिका को यानी प्रेम्बल को। लेकिन एक क्वेश्चन और भी पूछ जाता है दोस्तों, यहाँ गलती हो जाती है लोगों से, कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसको बोला, तो उन्होंने बोला था अनुच्छेद 32 को यानी आर्टिकल 32 को बोला था। तो ये दोनों डिफरेंस आप याद रखिएगा। अगर केवल क्वेश्चन यह पूछता है कि संविधान की आत्मा क्या, निम्नलिखित में से संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है, तब तो आप बताएंगे उद्देशिका को यानी प्रेम्बल को। आप गलती मत करेंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन केवल इतना दिया जाता है कि संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है, तो आप बताएंगे उद्देशिका को, प्रेम्बल को। लेकिन अगर क्वेश्चन यह आ जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे बोला, तो अम्बेडकर जी ने किसी अनुच्छेद को बोला था, बस आप इतना याद रखिएगा। वह अनुच्छेद कौन था दोस्तों, 32 यानी आर्टिकल 32 को दोस्तों अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान की आत्मा है। अब देखिए अनुच्छेद 32 में है क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में क्या लिखा गया है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे आप विस्तृत रूप से अनुच्छेद 32 के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी आप कंप्लीटली पढ़ने वाले कि अनुच्छेद 32 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। बस आप इतना याद रखिए ये है क्या, यानी अनुच्छेद 32 क्या है, इसको अंबेडकर जी ने क्यों कहा कि यह संविधान की आत्मा है। आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी जब आप अंबेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे या जब आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आप वहाँ पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा क्यों कहा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 32 में, बस आप यहाँ पर इतना याद रखिएगा। और देखते हैं हम दोस्तों, उद्देशिका को यानी प्रेम्बल को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा, तो KM मुंशी ने। तो अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए दोस्तों कि उद्देशिका को यानी प्रेम्बल को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा है, तो KM मुंशी आप नाम याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने ही उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, किसने कहा है, KM मुंशी ने कहा। और संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने बोला है, तो वह बोला है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि हमारा जो संविधान है, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछता है कि BR अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किसको पवित्र दस्तावेज बोला, तो उन्होंने बोला था संविधान को। यानी जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या बोला था कि यह एक पवित्र दस्तावेज है। या सबसे पवित्र दस्तावेज किसको बोला था अम्बेडकर जी ने, तो वह संविधान को बोला था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने बोला था कि यह एक सबसे पवित्र दस्तावेज। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने यहाँ उद्देशिका के बारे में यानी जो हमारी प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल के बारे में हमने यहाँ तक की चीज़ों को पढ़ लिया। आपने देखा कि उद्देशिका क्या है, यानी प्रेम्बल क्या है,
क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने तरह के न्याय दी गई है, कितने तरह की समानता की बात की गई है, किस तरह के स्वतंत्रता की बात की गई है, और उद्देशिका के बारे में अलग अलग व्यक्तियों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। आपने यहाँ तक की चीज़ों को देख लिया। आपने यह भी देखा कि 42वां संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसके तहत किन 3 शब्दों को उद्देशिका में शामिल किया गया था, और क्वेश्चन आप जानते हैं कि इससे बहुत बड़ी मात्रा में लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। मैं जो आपको आप जो वीडियो जब आप देखना शुरू करें तो आप चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए। आप जानते हैं दोस्तों कि बुक भी मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगी, लेकिन आप जब चीज़ों को नोट डाउन करते चलेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो, क्योंकि आपको पता होता है रिवीजन जब आप करते हैं तो आप जानते हैं कि आपको पता होगा कि आपने कहाँ पर किस चीज़ों को नोट डाउन किया है। या आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ फैक्ट आपको पहले से पता हो, आप उसको ना नोट डाउन करें। जो चीज़ें ना पता होती वही उसी का नोट्स बनाया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सब कुछ लिख लेते हैं, बुक को एज इट इज ही नोट डाउन कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको जो चीज़ें ना पता हो आप उसी को नोट करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करने में आपको कम समय में बहुत आसानी होगी। और लिखते समय दोस्तों आपका दोनों तरफ ध्यान रहता है, आप वीडियो को भी सुन रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो इससे आपका कंसंट्रेशन बना रहता है। आप रिवीजन भी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बस चलते चलते दोस्तों, बस आप सबसे एक छोटा सा उम्मीद है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप जानते हैं दोस्तों हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ रामा, आप दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो भी भाई बहन या जो भी फ्रेंड सर्किल में आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी प्रतियोगी परीक्षा की अगर वो तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आप दोस्तों उन तक वीडियो शेयर कर देंगे। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि इंडियन पॉलिटी से लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। वो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को उन तक शेयर कर देंगे। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों, हम वहाँ पढ़ने वाले हैं उद्देशिका के बारे में कुछ और फैक्ट जो दिया गया है, जो कुछ रह गया है, हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।